हेलो दोस्तों। उम्मीद है आपकी तैयारी शानदार चल रही है। चलिए शुरू करते हैं। सेकंड ग्रेड के लिए पहले पेपर के लिए पेपर 23 का पार्ट 1। पहला प्रश्न, राजस्थान में वार्षिक वर्षा की बढ़ती मात्रा की प्रवृत्ति जिस ओर है, यानी किस तरफ से किस तरफ राजस्थान में वर्षा की मात्रा बढ़ती है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। अर्थात राजस्थान में वर्षा की मात्रा, जैसे ये अपना राजस्थान हो गया प्यारा, और इस तरफ वर्षा की मात्रा कम होती है और जैसे जैसे हम दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ते जाते हैं वर्षा की मात्रा में इंप्रूवमेंट होता जाता है। लेकिन हम इस तरफ जाएंगे तो वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। तो हमें पूछ रहा है कि वर्षा की मात्रा बढ़ती किस तरफ से किस तरफ जाने से है। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ आएंगे तो वर्षा की मात्रा में बढ़ोतरी होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किन जिलों में 100 से कम जनसंख्या घनत्व है, यानी वो कौन से जिले हैं राजस्थान के जहां पे 100 से कम जनसंख्या का घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार? जैसलमेर, बीकानेर या बाड़मेर, ये सारे के सारे ही है जहां पे 100 से कम जनसंख्या घनत्व है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी इन सभी जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। जैसलमेर में कितना है? तो जैसलमेर में है 17, बीकानेर में है 78 और बाड़मेर में कितना है? 92। फिर चूरू में कितना है? 147 और जोधपुर में कितना है? जोधपुर में 161 है ना। तो राजस्थान में ऐसे कितने जिले हैं जहां जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? तो कितने हैं? 3 जिले हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मगरा नस्ल है, मगरा है ना, वो किस पशु की नस्ल है? ऊंट की, भेड़ की, बकरी की या गाय की? तो मगरा किस पशु की नस्ल है? तो मगरा है वो भेड़ की नस्ल है। किसकी? भेड़ की नस्ल है। और जैसे नाली हो गई, पुगल, मगरा, चोखला, जैसलमेरी, मारवाड़ी, सोनाड़ी, देसी, खेरी, ये किस पशु की नस्लें हैं? ये सारी भेड़ की नस्लें हैं। किसकी? भेड़ की। अगले प्रश्न में चलते हैं। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है, यानी किस कारण लूनी नदी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रही है? रंगाई छपाई उद्योग के कारण, ग्वारगम के कारण, इंजीनियरिंग उद्योग के कारण या हैंडीक्राफ्ट के कारण? इसका आंसर क्या होगा? लूनी नदी के प्रदूषित होने का मुख्य कारण क्या है कि उस क्षेत्र में रंगाई छपाई उद्योग बहुत बड़ी मात्रा में फैला हुआ है और उससे जो अवशिष्ट निकलता है वो इस नदी को प्रदूषित कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और लूनी नदी का उद्गम तो आपको पता ही है, अजमेर और पुष्कर के मध्य जो नाग पहाड़ है वहां से होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किस शहर में राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी स्थित है? बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या जयपुर में? तो काजरी कहाँ पे है? तो काजरी और आफरी दोनों कहाँ पे है? जोधपुर जिले में है। और काजरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1959 यानी 1959 में। कब? 1959 में काजरी की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। और है कहाँ पे? जोधपुर जिले में है। मैगजीन का मुख्यतः उत्पादन होता है, मैगजीन है ना, मैग्नीज है ना, उसका उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है? मोडेक में, लिलवाणी में, घड़ेपान में, खेतड़ी में? तो मैग्नीज का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो ये लिलवाणी में होता है। और लिलवाणी कहाँ पे है? बांसवाड़ा में है ना। तो मोडेक में किस चीज का उत्पादन होता है? तो सीमेंट का। मोडेक सीमेंट के कारण प्रसिद्ध है। किसके कारण? सीमेंट उत्पादन के कारण। और गड़ेपान भी उर्वरक उद्योग के लिए। और मोडेक और गड़ेपान दोनों कहाँ पे है? ये दोनों कोटा जिले में अवस्थित है। और खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए। और खेतड़ी किस जिले में है? तो अपने झुंझुनू जिले में है। किस में है? अपने झुंझुनू जिले में खेतड़ी अवस्थित है, जहां तांबा उत्पादन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इसका पहचान है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ये देखो, हम 50 टेस्ट सीरीज का ला रहे हैं रीट और थर्ड ग्रेड मेंस के लिए। तो जुड़ना ना भूले और आपको वो सब चीजें मिलेगी यहाँ पे जिसकी आपको अपेक्षा है, यानी आपको एग्जाम के लिए क्या चाहिए और मार्केट में क्या उपलब्ध है, इसमें जो गैप है ना वो गैप फुलफिल करने का प्रयास हम करेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है? यानी मरुस्थलीकरण का विस्तार हो रहा है ना, उससे संरक्षण करने के लिए कौन सी तकनीक सबसे बेस्ट होगी? मृदा नमी का संरक्षण, भूमिगत जल भरण, बालू का स्तूप स्थलीकरण या वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी? तो
कैसे रोक सकते हैं मरुस्थलीकरण को, और सबसे बेहतर तकनीक कौन सी होगी? तो इसका आंसर है वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी। तो मरुस्थल का फैलाव किस कारण से होता है? तो जो शुष्क हवाएं होती है, तेज हवाएं होती है, वो मिट्टी को एक स्थान से दूसरी स्थान की तरफ ले जाती है और इससे मरुस्थल का फैलाव होता है। तो अगर वायु को रोकने वाली वृक्षों की पट्टी लगा देंगे इस प्रकार से, जिससे वायु का वेग कम हो जाए या वायु का वेग पार ना हो पाए, तो इससे क्या होगा? मिट्टी यहीं रुक जाएगी और मरुस्थलीकरण का विस्तार भी रुक जाएगा। तो इस प्रकार सबसे बेस्ट तकनीक कौन सी होगी? वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी सबसे बेस्ट तकनीक होगी मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके अलावा भी कोई उपाय कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। क्या उपाय? एक तो मतलब पशुचारण है ना, उस पर प्रतिषेध लगाए, यानी सार्वजनिक स्थलों पर जब नए पौधारोपण किए जाते हैं तो जो पशुचारण है उसके कारण उन पौधों को नुकसान पहुंचता है और वृक्ष बनने में मतलब समय लगता है या फिर वो बन नहीं पाते। तो इससे क्या होगा? ये पट्टी नहीं बन पाएगी तो मरुस्थलीकरण का विस्तार होगा, स्वाभाविक है। और जो व्यक्तिगत वृक्षारोपण है, हर व्यक्ति को प्रोत्साहित करना, जैसे अब बालिका जन्म पे वृक्षारोपण किया जा रहा है या कुछ भी ऐसा मतलब कार्य है जिससे लोग वृक्ष लगाने के लिए मोटिवेट हो सके, वो कार्य करने चाहिए, जिससे क्या ये पट्टी हम बना सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? हारी भावरी कृषि कौन सी जनजाति में की जाती है? भील, गरासिया, सहरिया या कंजर? तो हारी भावरी कृषि है वो गरासिया जनजाति में मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। किसमें? गरासिया जनजाति में। ठीक है, और ये गरासिया जनजाति है वो अपने आप को चौहान राजपूतों की वंशज मानती है। किनकी? चौहान राजपूतों की वंशज मानती है। इनका मूल स्थान बड़ौदा गुजरात माना जाता है। कहाँ? बड़ौदा गुजरात। और राजस्थान में ये मुख्यतः अपने सिरोही जिले में और उदयपुर जिले में निवास करते हैं। तो हमारी जो गरासिया जनजाति है वह कहाँ निवास करती है? ये सिरोही और उदयपुर जिले में, सिरोही और उदयपुर जिलों में ये जनजाति मुख्यतः निवास करती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट कारखाने की शुरुआत कहाँ से हुई? लाखेरी, कदमाकाबास, जोबनेर, कुकड़वाली? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन ए, लाखेरी। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट कारखाने की शुरुआत लाखेरी बूंदी से हुई थी। कहाँ से? लाखेरी बूंदी से। और कब हुई थी? 1917 में, 1917 में। 1917 में जब चंपारण आंदोलन हो रखा था ना, उस उधर भारत में चंपारण आंदोलन की शुरुआत हो रही थी, उस समय राजस्थान में सीमेंट कारखाने की शुरुआत हुई थी। कहाँ पे? लाखेरी बूंदी में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान में निराश्रित नर गोवंश की समस्या के समाधान हेतु गोपालन विभाग द्वारा कौन सी योजना संचालित की जा रही है? यानी जो नर गोवंश है ना, उनकी समस्या के समाधान के लिए गोपालन विभाग कौन सी योजना चला रहा है? पशु संजीवनी, नंदी गौशाला, नंदी घर या नंदी बागान? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो जो नंदी है, जो आवारा नंदी है, उनके लिए नंदी गौशाला स्थापित की जा रही है गोपालन विभाग के द्वारा, ताकि जो नर गोवंश की समस्या है उनका समाधान किया जा सके। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किस सभ्यता स्थल से अनाज रखने के बड़े मृदभांड कोठे प्राप्त हुए? यानी कौन सी सभ्यता स्थल है जहां से अनाज रखने के जो पात्र हैं, जिन्हें कोठे या गोरे या बगोटे कहते हैं, वो प्राप्त हुए? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ या बेराट? तो वो स्थल कौन सा है? तो आहड़। यानी आहड़ वो जगह है जहां से क्या मिला है? मृदभांड मिले हैं ना। कैसे मृदभांड? एक तो लाल है और काले हैं, है ना। इसका मतलब आहड़ निवासी लाल और काले मृदभांडों का प्रयोग करते थे। और स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं इन्हें? गोरे या कोठे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरे या बकोटे कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहारों ने चावड़ों से सर्वप्रथम कौन सा राज्य छीना था? आबू, जालोर, भीनमाल या उज्जैन? तो गुर्जर प्रतिहारों ने चावड़ों से सबसे पहले क्या छीना? तो सबसे पहले उन्होंने भीनमाल छीना, और उसके बाद में चावड़ों से उन्होंने आबू छीन लिया, फिर जालोर छीन लिया, है ना, फिर इन्होंने उज्जैन को भी जीत लिया। यानी गुर्जर प्रतिहारों ने सबसे पहले भीनमाल पे राज स्थापित किया, उसके बाद आबू पे, फिर जालोर पे, और अंत में इन्होंने उज्जैन पे भी अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था, है ना। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, तो उसमें एक पक्षकार कौन से थे? तो
बंगाल का तो पाल वंश था, राष्ट्रकूट, और इधर राजस्थान से कौन से थे, गुर्जर प्रतिहार। और अंतिम विजय किनकी हुई थी इस त्रिपक्षीय संघर्ष में, तो एक गुर्जर प्रतिहारों की ही हुई थी, है ना। तो इन्होंने चावड़ों से क्या छीना था, बीनमाल, फिर आबू और जालोर, मतलब चावड़ों को तो इन्होंने चावड़ी पिलाई दी। शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाले शासक कौन थे, शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाले शासक कौन थे, गुवक, वासुदेव, हमीरदेव या पृथ्वीराज। तो शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाले शासक थे वासुदेव चौहान। कौन थे, वासुदेव चौहान जी थे ना, वो शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक कह सकते हैं। और इन्होंने स्थापना कब करी थी चौहान वंश की, 511 ईस्वी के आसपास इन्होंने चौहान वंश की स्थापना करी थी शाकंभरी में। अलाउद्दीन खिलजी ने जब सिवाना दुर्ग पर विजय प्राप्त की तब वहां का शासक कौन था, शीतल देव था, हमीर देव थे, कानड़ देव थे या रावल रतन सिंह थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब सिवाना पे विजय प्राप्त की तो वहां पे शासक थे, सिवाना के शासक कौन थे, शीतल देव जी थे। कौन, शीतल देव, है ना, वो सिवाना के उस समय शासक थे। और कब किया था सिवाना पे आक्रमण, तो 1308 में सिवाना पे किया था। और हमीर देव मतलब रणथंभौर पे कब किया था, तो 1301 में रणथंभौर पे किया था। और जालौर पे कब किया, तो 1311 में कानड़ देव जालौर के उस समय शासक थे और 1311 में किया था। और चित्तौड़ पे आक्रमण कब किया था, 1303 में किया, और उस समय चित्तौड़ के शासक कौन थे, रावल रतन सिंह जी थे, है ना। तो इस प्रकार सिवाना पे विजय प्राप्त की, उस समय शासक कौन थे, शीतल देव थे। और आक्रमण किया कब था सिवाना पे, तो 1308 में किया था। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था, बीकानेर में जो जूनागढ़ किला है उसका निर्माण किसने करवाया, कल्याणमल, लूणकरण, राय सिंह या करण सिंह। तो बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था राय सिंह जी ने। किसने करवाया, राय सिंह ने बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। यानी कब करवाया, 1589 से 1594, 1589 से 1594 के मध्य इस किले का निर्माण करवाया था। राय सिंह जी ने करवाया जूनागढ़ का निर्माण। और पहले यहाँ पे राव बीका द्वारा बनाया गया पुराना किला था और उसकी जगह क्या बना दिया, जूनागढ़ बना दिया, और बहुत ही शानदार है ना। निम्न में से असुमेलित है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में हुई थी, जयपुर की 31 में, बीकानेर की 36 में और अलवर की 40 में। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा है, तो अलवर सुमेलित नहीं है, क्योंकि अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1938 में हुई थी। कब हुई थी, 1938 में। देखो डूंगरपुर की प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में हुई थी, 1944 में, ठीक है। जयपुर वाले की, तो जयपुर वाले की हुई थी 1931 में। कब हुई थी जयपुर वाले की, 1931 में। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी, कपूरचंद पाटनी साहब द्वारा ये स्थापना करी गई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1936 में, 36 में, है ना। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी और अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। राय सिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा है, यानी राव राज सिंह को हम राजपूताने के कर्ण के रूप में जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। और कलयुग का कर्ण राव लूणकरण को जानते हैं, दोनों ही बीकानेर से संबंधित हैं। अब राव राय सिंह जी है ना, इनको राजपूताने का कर्ण किसने कहा था, बीटू सुजा ने, चिंतामणि भट्ट ने, मुंशी देवी प्रसाद ने या गंगानंद मैथिली ने। तो ये कहा था जो मुंशी देवी प्रसाद है ना, इन्होंने कहा था, किन्होंने कहा था, मुंशी देवी प्रसाद। और इन मुंशी देवी प्रसाद को क्या कहते हैं, कानून की माता कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, कानून की माता। और इन कानून की माता ने क्या कहा राव सिंह जी को, कि ये राजपूताने के कर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी, सागरमल गोपा ने, अर्जुन लाल सेठी ने, विजय सिंह पथिक ने या केसरी सिंह बराहट ने। तो वीर भारत सभा की स्थापना करी थी विजय सिंह पथिक साहब द्वारा। और किस साल में करी, कौन से ईयर में करी थी, तो 1910 यानी 1910 में विजय सिंह पथिक जी ने वीर भारत सभा की स्थापना करी थी। यानी विजय सिंह पथिक प्लस मान सकते हो, यानी विजय सिंह पथिक साहब तो थे ही थे, इनके सहयोगी भी थे। तो इन्होंने 1910 में करी, लेकिन मुख्य रूप से विजय सिंह पथिक को माना जाता है। राजस्थान के एकीकरण से पहले क्रमशः कितनी रियासतें और ठिकाने थे, राजस्थान का एकीकरण हुआ उससे पहले कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे, 21-3, 19-3, 21-4 और 22-3। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 19 तो रियासतें थी, कितनी, 19 रियासतें, ठिकाने कितने थे, 3 ठिकाने। कौन कौन से थे, एक तो था लावा, लावा वर्तमान जयपुर जिले में, एक था किशनगढ़, नहीं किशनगढ़ नहीं कुशलगढ़ है,
क्या आंसर है? कुशलगढ़। कुशलगढ़ कहाँ से है? बांसवाड़ा में। और एक है निमराना, निमराना अलवर में है ही। और एक केंद्र शासित प्रदेश भी था उस समय, कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर, इनका संबंध किस किसान आंदोलन से है? बेगू, मारवाड़, बूंदी या बिजोलिया? तो नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो इनका संबंध है बूंदी किसान आंदोलन से। नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर जी का संबंध बूंदी किसान आंदोलन से है। चंद्रसेन अपने राज्य की जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए? विलासिता के कारण, अंग्रेजों का चमचा होने के कारण, महाजन वर्ग से धन लूटने के कारण या सामाजिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करने के कारण? तो चंद्रसेन ने क्या किया था? जो बड़े सेठ साहूकार थे ना, उनसे धन लूटने का कार्य कर लिया था। इस कारण जनता इनको पसंद करना बंद कर दिया। जिस प्रकार से प्रताप को जनता का प्यार सम्मान मिला ना, चंद्रसेन को वो नहीं मिला। ये चंद्रसेन जी को वैसे हम प्रताप के अग्रगामी राजा या फिर प्रताप के पथ प्रदर्शक भी कहते हैं, लेकिन और इनको मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, लेकिन ये प्रताप से पहले हुए थे और ये अकबर का विरोध लगातार करते रहते। लेकिन इसके बावजूद इनको इतना वो नहीं मिला, फेम नहीं मिला। कारण क्या था? क्योंकि जनता में इतने फेमस नहीं हो पाए, है ना। और उसका कारण क्या था? ये महाजन वर्ग से धन लूट लिया था इन्होंने, इस कारण। यदि अमीरों का पैसा ही लूटा था इन्होंने, गरीबों का नहीं लूटा था कभी भी। लेकिन इसके बावजूद भी जनता ने इनको इतना ज़्यादा लोकप्रिय नहीं बनाया था। अंगूठिया आभूषण पहना जाता है। अंगूठिया नाम का आभूषण कहाँ पहनते हैं? कान में पहनते हैं, नाक में, पैर में, हाथ में। कहाँ पहनते हैं? तो ये पहनते हैं अपने कान में। अंगूठिया आभूषण कान में पहना जाता है। और कान के कोई अन्य आभूषण जैसे पीपल पत्रा भी कान का है, जेला भी कान का है, लटकन भी कान की है, लौंग भी है, पत्ती भी है। ठीक है, पीपल पत्रा, जेला, लटकन, लौंग, पत्ती, ये किसके आभूषण है? कौन से अंग के आभूषण है? तो ये कान के। ठीक है, कौन सा लोक नृत्य और क्षेत्र सुमेलित नहीं है? ढोल नृत्य जालौर में, बम नृत्य भरतपुर में, गिंदड़ शेखावाटी में, गेर मेवात में? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए डी। जो गेर नृत्य है ना, वो मेवात में नहीं होता। कहाँ पे होता है? ये होता है बाड़मेर में। बाड़मेर में एक गांव क्षेत्र है कनाड़ा, वहाँ का गेर नृत्य पूरे देश में प्रसिद्ध है, राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। कहाँ का? कनाड़ा, बाड़मेर का। और गिंदड़ नृत्य शेखावाटी का बिल्कुल प्रसिद्ध है, बम नृत्य भरतपुर का प्रसिद्ध है और ढोल नृत्य जालौर का प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। पाबूजी की फड़ किस जाति के भोपों के द्वारा बाची जाती है? रेबारी, नायक, गुर्जर या भाट? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुर्जर जाति के भोपों द्वारा बाची जाती है। और ये फड़ बाजते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो रावण हत्ता नाम का वाद्य यंत्र है ना, वो बजाया जाता है। रामसनेही संप्रदाय की शाखा, शाहपुरा शाखा है ना, उसके प्रवर्तक कौन थे? रामचरण जी, संत रामचंद्र जी, संत भगवान जी या संत लक्ष्मण जी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी संत रामचरण जी है ना, वो रामसनेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक थे। कौन? संत रामचरण जी रामसनेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक थे। उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन कौन सी शैली के प्रमुख चित्रकार थे? यानी एक चित्रकार हुए हैं बहुत प्रसिद्ध, उनका नाम है हामिद रुकनुद्दीन। ठीक है, ये कौन सी शैली के चित्रकार थे? बीकानेर, किशनगढ़, जोधपुर या जयपुर? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी ये बीकानेर शैली के चित्रकार थे। कौन, किसकी बात कर रहे हैं? हामिद रुकनुद्दीन। ठीक है, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालिक थे? मोहम्मद गौरी, गजनवी, खिलजी या इल्तुतमिश? तो गोगा जी गजनवी जी, गजनवी जी लगा रहा हूँ कहाँ पे मैं, गजनवी के समकालिक थे। किसके? गोगा जी महाराज है ना, वो गजनवी के समकालिक थे। और इसने गोगा जी को क्या कहा था? जाहर पीर कहा था। क्या कहा? जाहर पीर कहा था। अगले प्रश्न में चलते हैं। विजयदान देथा का संबंध है। विजयदान देथा का संबंध किससे? लोक नृत्य से, लोक कला से, लोक संगीत से, लोक साहित्य से? तो विजयदान देथा, बाता की फुलवारी, ये लोक साहित्य से संबंधित है। किससे? लोक साहित्य से। हर्षद माता का मंदिर कहाँ अवस्थित है? ओसिया, आबानेरी, रेवासा या बांडारेज? तो हर्षद माता कहाँ पे है? तो आबानेरी दोसा है ना, आबानेरी दोसा, वहाँ पे हर्षद माता का मंदिर है। 2012 में किसे प्रथम राजस्थान रत्न से नवाजा गया? सबसे पहले
राजस्थान रत्न से किसे नवाजा गया? विजयदान देथा, हरिवंश राय बच्चन, कन्हैया लाल या लीला देवी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। यानी जो विजयदान देता साहब है, कौन? विजयदान देता साहब, इनको पहली बार सबसे पहला राजस्थान रत्न इन्हीं को ही दिया गया था। किसे दिया गया था? विजयदान देता साहब को पहला राजस्थान रत्न अवार्ड दिया गया था। कब? तो ये दिया गया था 2012 में। निम्न में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? गागरोन, जैसलमेर, चित्तौड़ या अचलगढ़? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। यानी जो गागरोन दुर्ग है ना, वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। क्योंकि और किन नदियों के संगम पे स्थित है? तो एक काली सिंध और आहू नदी, काली सिंध और आहू नदी के संगम पे गागरोन दुर्ग स्थित है और इसे जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। और जैसलमेर, चित्तौड़ और अचलगढ़ एक किस श्रेणी में आते हैं? ये तीनों गिरि दुर्ग में आते हैं। केला देवी का मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण पक्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष में, वैशाख कृष्ण पक्ष में, वैशाख शुक्ल पक्ष में? तो केला देवी का मेला लगता है चैत्र में और शुक्ल पक्ष में। और तिथि कौन सी होती है? तो तिथि होती है अष्टमी। कौन सी? अष्टमी। और केला देवी के जो गीत होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लांगुरिया। और इस मेले को लक्खी मेला भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? यानी कौन सी है जो ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल या राठी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। यानी जो राठी है वो नहीं है। बाकी तोरावाटी ढूंढाड़ी की उपबोली है, राजावाटी भी है और नागरचोल भी है। ये सारी ढूंढाड़ी की उपबोलियां, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल। अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा यह निष्प्रभावी हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? 6 सप्ताह के अंदर अंदर। कहने का तात्पर्य ये है, जैसे नियम क्या है कि 2 विधानसभा सत्रों के बीच में अधिकतम कितना समय हो सकता है? अधिकतम 6 महीने हो सकते हैं, है ना। अगर विधानसभा सत्र नहीं चल रही है तब तो राज्यपाल का अध्यादेश प्रभावी रहेगा। लेकिन जैसे ही विधानसभा बैठी, विधानसभा बैठने के जैसे विधानसभा बैठती है उसके 6 सप्ताह के अंदर अंदर या तो उस विधेयक को पारित कर देना चाहिए या उस विधेयक को रिजेक्ट हो जाना चाहिए। अगर 6 सप्ताह में किसी भी प्रकार का, नहीं तो उसे रिजेक्ट किया जाता है, नहीं इसे पारित किया जाता है, तो वो अब जो विधेयक है, जो अध्यादेश है, वो क्या हो जाएगा? वो निष्प्रभावी हो जाएगा। वो अध्यादेश या तो अगर उसको पास कर दिया तब तो वो अध्यादेश कानून बन जाएगा, अगर उसको कैंसिल कर दिया तो उस स्थिति से वो कैंसिल हो जाएगा। उसके पहले जो भी कार्य किए गए थे उसके तहत वो तो सारे मान्य होंगे, लेकिन उस स्थिति से जब कैंसिल किया ना तो वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर 6 सप्ताह तक कुछ भी नहीं किया गया, न तो उसके पक्ष में ना विपक्ष में, तब वो 6 सप्ताह के बाद वो निष्प्रभावी हो जाएगा और उस स्थिति से पहले जो भी कार्य उस अध्यादेश के तहत किए गए थे वो सारे वैलिड रहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 सप्ताह के अंदर वो निष्प्रभावी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद कौन सा है जिसमें राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो आर्टिकल है 213। कौन सा है? 213। और राष्ट्रपति साहब 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं और राज्यपाल साहब 213 के तहत। इसमें यानी 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। और राष्ट्रपति साहब वाले में तो सीधे सीधे 1 2 3 है ना। इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हो। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है? संविधान का 89वां संशोधन, 91वां, 95वां या 96वां? तो इसका आंसर क्या होगा? जो 91वां संविधान संशोधन हुआ था ना, कौन सा? 91 नंबर का। उसके माध्यम से क्या किया गया था? उसके माध्यम से कहा गया कि मंत्री जो टोटल मंत्री होते हैं ना, वो विधानसभा की टोटल स्ट्रेंथ के 15% से अधिक नहीं हो सकते। तो राजस्थान में कितने सदस्य विधानसभा में? 200 है और 200 का 15% कितना होता है? 30 होता है। यानी राजस्थान में मैक्स टू मैक्स कितने मिनिस्टर हो सकते हैं? तो राजस्थान में मैक्स टू मैक्स 30 मिनिस्टर हो सकते हैं, है ना। और ये किस संविधान संशोधन के माध्यम से सब प्रावधान किया गया था? तो ये 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 के अंदर, इसके माध्यम से ये प्रावधान किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कौन करेगा? यानी 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही लोक सेवा आयोग बनाना है, तो ये प्रावधान कौन करेगा? संसद करेगी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश? तो इस संबंध में अधिकार किसे दिए गए हैं? इस संबंध में अधिकार दिए गए हैं संसद को। किसे दिए गए हैं? संसद को इस संबंध में अधिकार प्रदान किए गए हैं।
राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य की चयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है? राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य की चयन समिति की अध्यक्षता कौन कर सकता है? यानी जब राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य चुनने हो या अध्यक्ष चुनने हो तो उसके लिए चयन समिति बैठती है, और उस चयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री साहब। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री साहब। और पहली राज्य मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी कांता भटनागर। ठीक है, अब आपको बताना दूसरे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है जो दूसरे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है ना, वो कौन थे। ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी होती है? यानी ग्राम सभा की कोरम कितनी होती है? कुल सदस्य संख्या का आधा भाग, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, कुल सदस्य संख्या का 3रा भाग या कुल सदस्य संख्या का 4था भाग। तो ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी होती है? ये होता है कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, है ना। कितना? कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। जैसे मान लीजिए ग्राम में टोटल 2000 सदस्य, ग्राम सभा के टोटल सदस्य कितने? 2000। तो कम से कम ग्राम सभा के लिए कितने सदस्य आने आवश्यक है? कम से कम 200 सदस्य आएंगे तो ही गणपूर्ति यानी कोरम हो पाएगी और वो मीटिंग वैलिड या मान्य मानी जाएगी, अन्यथा वो स्थगित करनी पड़ेगी। किसी राज्य की मंत्रि परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी? तो अभी हमने डिस्कस किया था, तो कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी? तो ऑप्शन बी 15% से अधिक नहीं होगी। कितनी? 15% से अधिक नहीं होगी। राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दिसंबर 2021 तक कितनी दुग्ध सहकारी समितियां कार्यरत है? यानी राजस्थान में दिसंबर 2021 तक कितनी दूध वाली सहकारी समितियां हैं? 16,530, 16,535, 16,531, 16,540। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी 16,531, 16,531 दुग्ध सहकारी समिति है। कब तक? दिसंबर 21 तक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में हाल ही में पीएम वाणी योजना का शुभारंभ हुआ है? जयपुर, जोधपुर, प्रतापगढ़ या कोटा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी इस योजना का शुभारंभ कहां से हुआ? प्रतापगढ़ से हुआ। और पायलट तौर पे एक योजना किन किन जिलों में संचालित की जा रही है? तो एक तो प्रतापगढ़ में की जा रही है और दूसरी जयपुर में की जा रही है। कहाँ पे? जयपुर और प्रतापगढ़ में पीएम वाणी योजना का पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? तो प्रतापगढ़ से हुई थी। राजस्थान सरकार द्वारा नई युवा नीति बनाए जाने की जानकारी दी गई है। इस नीति में किन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा? यानी राजस्थान नई युवा नीति बना रही है, इसमें कौन कौन से जो क्षेत्र है उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा? कौशल, खेल, कला, संस्कृति, ये सारे। तो इसमें कौशल पर भी ध्यान दिया जाएगा, इसमें खेल पे भी ध्यान दिया जाएगा और कला संस्कृति पे ध्यान दिया जाएगा। इसका मतलब सारी ही बातों पे ध्यान दिया जाएगा नई युवा नीति में। किसमें? नई युवा नीति में। निर्जरना और बांदीकुई उप तहसील किस जिले में है? यानी एक तो निर्जरना और दूसरी है बांदीकुई, ये उप तहसील है। ये कौन से जिले में? जयपुर, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर। तो ये कहाँ पे? ये दौसा जिले में है। कहाँ पे? दौसा जिले में। कौन कौन से? एक तो निर्जरना, एक बांदीकुई। ठीक है, इन उप तहसीलों को 2023 के बजट में तहसील में परिणत करने की घोषणा की गई है। यानी अब तक तो उप तहसील है, लेकिन बजट आया तो 2022-23 का, इसमें कहा गया कि इन उप तहसीलों को क्या बना दिया जाएगा? इनको बनाया जाएगा तहसील। प्रमोट करके क्या बना दिया जाएगा? तहसील बना दिया जाएगा। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन का लगभग 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 15,000 नहीं, 1,50,000 होगा ना, कि 1,50,000 कितने जिलों में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है 14 जिलों में। कितने जिलों में? 14 जिलों में फैला हुआ है। और कौन कौन से पेट्रोलिफेरस बेसिन है राजस्थान में? तो राजस्थान में बाड़मेर सांचौर बेसिन हो गया, एक जैसलमेर बेसिन हो गया, एक बीकानेर नागौर बेसिन हो गया, एक विंध्यन बेसिन हो गया। और इन बेसिन के अंदर के कितने जिले आते हैं? तो 14 जिले इसमें समाहित होते हैं। लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं, जहाँ पे पेट्रोलियम जो खनिज है वो भंडार है। पेट्रोलियम खनिज के भंडार यहाँ पे इन जिलों में है। हुनर हाट योजना किस मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है? एक योजना चलाई जा रही है हुनर हाट। वो कौन सा मंत्रालय चला रहा है? जनजातीय कार्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो कौन सा मंत्रालय चला रहा है? इसे चला रहे हैं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। कौन? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा इसे चलाया जा रहा है। कौन सी योजना को? हुनर हाट योजना को। भारत के कुल कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का कितना हिस्सा है?
12%, 14%, 15% या 20%। तो राजस्थान का कितना हिस्सा है? राजस्थान का इसमें 20% हिस्सा, यानी पूरे भारत में 30 MMTPA तेल का उत्पादन होता है। इसमें से 6 MMTPA राजस्थान में उत्पादन होता है। और राजस्थान देश में दूसरा सर्वाधिक पेट्रोलियम या कच्चा तेल उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20%। राजस्थान में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के अंतर्गत किन किस्मों के बीज उत्पादन को शामिल किया गया है? राजस्थान में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना है, उसके अंतर्गत कौन सी किस्मों के बीजों को शामिल किया गया है? सोयाबीन, ज्वार, चना या सारे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना में सोयाबीन को भी शामिल किया गया है, ज्वार को भी शामिल किया गया है और चने को भी शामिल किया गया, मतलब ये सारे शामिल किए गए हैं। और पहली योजना लिमिटेड एरिया में चलाई जा रही थी, लेकिन 2018-19 से जितने भी कृषि जलवायु खंड है, कितने कृषि जलवायु खंड है? 10, उन सभी में ये योजना संचालित की जा रही है। जनजातियों के विकास हेतु राजस्थान के कितने जिलों में माडा समुदाय योजना संचालित की जा रही है? माडा समुदाय योजना कितने जिलों में संचालित की जा रही है? 8, 4, 6 या 9? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी माडा योजना 8 जिलों में संचालित की जा रही है और ये केंद्र प्रायोजित योजना है। और इसमें कितने गांव शामिल है? तो 59 गांव इसमें शामिल किए गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब द्वारा लेजर वाटर शो का हाल ही में उद्घाटन कहाँ किया गया? धौलपुर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर। तो ये किया गया जैसलमेर में। कहाँ पे? तो लेजर वाटर शो है ना, जैसलमेर में उद्घाटन किया गया इसका। और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न, ऑपरेशन अस्मिता किस जिला कलेक्टर ने पहल की है? यानी कौन से जिले के जिला कलेक्टर है जिन्होंने ऑपरेशन अस्मिता लॉन्च की है? बूंदी, कोटा, बारां या झालावाड़? तो इसका आंसर होगा जो बूंदी जिले के कलेक्टर है, क्या नाम है? रेणु जयपाल साहब, है ना? रेणु जयपाल मैडम है, इन्होंने ऑपरेशन अस्मिता को लॉन्च किया है। कौन से जिले से संबंधित है? बूंदी जिले से संबंधित है। इस प्रकार हमने आज के वीडियो के 50 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।